नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, भारत के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी लोक कला और संस्कृति की असीम विरासत है। बात की जाए लोकनाट्य की, तो लोकनाट्य लोक कथाओं, परंपराओं और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने का एक जरिया है, और इसी के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। लोकनाट्य के बारे में अगर मैं चंद पंक्तियों में कुछ कहना चाहूँ तो कह सकते हैं कि लोकनाट्य की हर प्रस्तुति समाज को देती है एक नई दृष्टि। इसमें बसी है हमारी विरासत, हमारी संस्कृति की सजीव छवि। दर्शकों, लोक नाट्य में संगीत, नाटक और नृत्य से भरा हुआ एक सम्मेल होता है, मिश्रण होता है। और आज नमस्ते हिमाचल के इस कार्यक्रम में संगीत की तो हम बात करेंगे ही, खासकर हम बात करेंगे लोक नाट्य की, और लोक नाट्य में भी करियाला की। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। वैसे तो वो बतौर जूनियर इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं बीएसएनएल ऑफिस से, लेकिन उनका जो योगदान है लोक कला में और करियाला में वो देखते ही बनता है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। हमारे आज के मेहमान हैं गोपाल चंदेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आप सभी का धन्यवाद। हिमाचल जो दूरदर्शन केंद्र शिमला है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहां आने का मौका दिया। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम को हमारे दर्शक बेहद पसंद करते हैं, तो क्यों ना इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाते हुए मंगलाचरण करते हैं भगवान के ध्यान से। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश हमारा, और जो शंकर भगवान जी की तपोस्थली भी रही, तो मैं एक जी शुरुआत कार्यक्रम की शिव स्तुति से ही करना चाहूँगा। जी, बहुत खूब। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कला सारा अंत निपाया, तेरे कला सारा अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेहद खूबसूरत। इससे शुभ शुरुआत और क्या ही हो सकती है। जैसे आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, और खास तौर से शिवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पास किन्नर कैलाश है, मणि महेश है, और मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बेहद खूबसूरत। तो सर, शुरू से शुरू करते हैं, आपकी कहानी से शुरू करते हैं। जी जी। करियाला के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, हमारा जो लोक नाट्य है, लोक संगीत है, बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन आपकी बात की जाए तो क्या कुछ याद करते हैं आज आप अपने बारे में? थोड़ा अगर आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करना चाहें।
जो मेरा जन्म स्थल अर्की के एक छोटे से गांव में जी। गांव कलहरन और हमारी जो पंचायत है वो घनागू घाट के नाम से है। वहाँ पे हुआ एक बहुत ही निमन मध्यम जैसा परिवार जी। और मेरी जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा रही वो गांव से ही हुई। शुरुआत मैंने शेरपुर नाम से एक स्कूल है हमारे प्राइमरी, वहाँ पे रही और उसके बाद फिर जो मिडिल क्लास की रही वो घनागू घाट स्कूल से रही और उसके बाद फिर हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर है अर्की सीनियर सेकेंडरी मेरी वहाँ से रही जी। और उसके बाद कुछ मेरा जीवन ऐसा रहा कि घर की जो परिस्थितियाँ थी उनको देखते हुए मुझे, जबकि मेरा शौक़ इस संगीत के प्रति स्कूल से ही था और स्कूल में जो प्रतिभागिताएं होती थी उनमें मैं भाग लेता रहता था और अच्छा हमारा एक प्रदर्शन रहता था स्कूल की टीम का और स्कूल में ही मुझे शौक़ हो गया था ये संगीत का। और जो लोक नाट्य की और मैं थोड़ा जब संगीत में जाते थे तो वहाँ पे नाटक भी हुआ करते थे स्कूल से, तो उसमें भी भाग लेते थे। और जब संगीत मेरे अंदर रमा तो ये एक ऐसा रमा कि मैं आज तक उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं इसको अपना पेशा नहीं बना सकता था क्योंकि घर की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे जॉब ढूंढनी थी और मैं भगवान की दया से मुझे BSNL पहले दूरसंचार विभाग था, ये कंपनी बाद में बना, उसमें मुझे जॉब मिल गई और मैं अच्छा वहाँ पे मतलब अपनी आजीविका मेरी चल पड़ी और मेरे घर की भी जो परिस्थितियाँ थी उनको भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जॉब से, लेकिन उसके साथ साथ मैंने संगीत नहीं छोड़ा और मैं संगीत में बिल्कुल वैसे ही जुड़ा रहा। लेकिन स्थानांतरण होता था, कभी बाहर जिला शिमला में अपर महासू में भी नौकरी करी तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा अनटच हो जाता था। मैं वैसे इवनिंग कॉलेज से शिक्षा लेता रहा लेकिन बीच में फिर अनटच हो जाता था जब रामपुर वगैरह ड्यूटी होती थी तो बाद में फिर मैंने प्राइवेट एक हमारी प्राचीन कला केंद्र से मैंने फिर म्यूजिक में ही विशारद करी। बहुत ही खूब। और जो मेरा लोक नाटक का था, लोक नाटक हम जब बचपन में देखा करते थे तो हमारे वहाँ पे एक पार्टी हुआ करती थी करियाला की, यानी कि बचपन से ही संगीत का शौक भी था और कहीं ना कहीं उससे लोक नाट्य भी आया। बिल्कुल। जैसे आपने बताया एक चीज कॉमन मैंने देखी है हमारे जो जितने भी कलाकार होते हैं कि बचपन में वो जो बाल सभाओं में पार्टिसिपेट करना, स्कूल कॉलेज में, वो कहीं ना कहीं वो जो बीज है कलाकार के उभरने का वो वहीं पर बिल्कुल सही बोला आपने। वो एक अंदर जो बीज पैदा होता है वो छूटता नहीं और वो चाहे आप वृद्ध हो जाएं लेकिन वो एक अंदर जो एक चीज़ रम जाती है वो रहती है। और वही कारण है कि जब हम स्कूल में करते थे कार्यक्रम करते थे और हमारे एक मुझे याद है कि मुझे हमारे कोई म्यूजिक के टीचर नहीं हुआ करते थे उस टाइम, लेकिन जो हमारे एक श्रीमान जी स्वर्गीय श्री रामचंद्र शर्मा जी वो थोड़ा थोड़ा गाइड करते थे हमें, क्योंकि हारमोनियम भी मेरा कोई प्रोफेशनल नहीं है लेकिन अपने लाइक में स्वर जैसा ये थोड़ा थोड़ा उनसे विद्या मिली थी। ढोलक की भी विद्या मिली, उनसे सीखने को मिला और गायन की भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी शिक्षा, क्योंकि स्पेशली कोई उस टाइम हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं हुआ करता था म्यूजिक का। आज तो हर फैसिलिटीज़ हैं, तो आज भी वो जो बचपन की यादें आज भी वो ताज़ा होती है जब हम उनको याद करते हैं कि हम आज यहाँ तक पहुँचे तो उनकी बदौलत पहुँचे। बहुत खूब। जैसे आपने जिक्र किया कि संगीत का शौक बचपन से था लेकिन परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी थी और ऐसे भी हम बात कहें कि आजीविका का एक जरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ शायद ये ज़माने से चली आ रही है कि करियर एक बनाया जाए, कि पैशन को फॉलो किया जाए। तो उस टाइम कुछ ऐसा प्रतिद्वंद नहीं था कि क्या मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूं या अपना एक करियर सेटअप कर लूं?
उस नहीं। टाइम क्या मनोस्थिति थी? उस समय की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए, जी। जबकि शौक तो ये था कि मैं इस संगीत को ही अपनाऊं, जी। लेकिन घर की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे वो बदलना पड़ा और मुझे जॉब की ओर जाना पड़ा। जी। लेकिन देर से ही सही आज भी हम उससे जुड़े हैं, और जब सेवानिवृत्त हुए तो अब मैं बिल्कुल अपनी जो लोक संस्कृति है उसके ऊपर ही काम करता हूँ और उसी को बचाने और उसका प्रचार प्रसार में काम कर रहा हूँ। बहुत ही खूब। तो संगीत की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक और गीत आप हमारे दर्शकों के लिए पेश कर दें। हमारे जिला सोलन का जी। आकाशवाणी से भी मेरा रहा नाता और अभी भी वहाँ से गाते हैं। जी। 1997-98 मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया था, जी। लोक संगीत में ही। जी। और वहाँ पे एक बारी हमारा उस दिन रिकॉर्डिंग थी, तो उस टाइम भारद्वाज जी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक नवरात्र का टाइम था और महामाई के नवरात्रे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई नया भजन, चंदेल जी कोई नया भजन सुनाना है, वो पुराने भजन नहीं सुनेंगे। तो मुझे कुछ लिखने का भी थोड़ा था और उनको पता था कि ये कुछ लिखते भी रहते हैं। जी। तो एक भजन मैंने वहीं पे लिखा और उसको गाया भी, और बाद में बल्कि वहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग गंधर्व जी कर रहे थे, लेखराम गंधर्व जी, और हमने वो भजन वहाँ पे गाया। तो 2 बोल मैं उसके आपके समक्ष रखता हूँ। हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, उच्चियां धारा रंदी बांकियां धारा, ऊंचियां धारा रंदी बांकियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी ऊंचियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी ऊंचियां धारा। तेरियां धारा री माँ खड़िए चढ़ाइयाँ, तेरियां धारा री माँ खड़िए चढ़ाइयाँ, दूरा दूरा थे मैया संगता जो आइयाँ, दूरा दूरा थे मैया संगता जो आइयाँ, कर दी जय जयकारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा, हो शेरां वाली मैया रंदी उच्चियां धारा। बहुत ही खूब। तो जैसे आपने जिक्र किया कि सन 1997-8 के आसपास से आप जो है आकाशवाणी से भी जुड़े, तो कोई और यादें ताज़ा करना चाहते हैं आप, जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? महामाई की एक ऐसी कृपा रही कि हमारे एक पोस्ट हुआ करती थी स्पोर्ट्स कल्चर और वेलफेयर की, और मेरे पास जो कुछ बायोडाटा था मेरा, उसको देखते हुए मैंने अप्लाई कर दिया उसके लिए। वैसे मैं टेक्निकल साइड था, लेकिन मैंने वो अप्लाई किया तो मुझे वहाँ पे चयनित किया गया। उसमें मेरे सारा कुछ रिकॉर्ड देखते हुए कि मेरे पास स्पोर्ट्स का भी, क्योंकि स्पोर्ट्स मीट में भी मैं बहुत रहा, स्टेट लेवल तक स्कूल से खेला, और कल्चर का तो मेरे पास था, और वो सारा कुछ देखते हुए मेरे को वहाँ पे वो सीट मिली, और एक ही पोस्ट होती थी हमारे विभाग में। और भगवान की कृपा ये रही कि वहाँ कल्चर का फिर मुझे और प्रमोट करने का एक माध्यम मिल गया। तो मैंने कोशिश की, और मेरा योगदान जो रहा, मतलब अपने योगदान को मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जो कुछ हमारे दूर दराज में कलाकार थे विभाग में, मेरी तरह छुपे रुस्तम बहुत थे, तो मैंने कोशिश की कि उनको भी बुलाना। अमूमन पहले ये होता था कि बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जो हमारी एक अखिल भारतीय स्तर के लिए टीम बनती थी स्टेट लेवल से, सर्कल से, तो उसमें मैं उन कलाकारों को निखारता था, बुलाना उनको, फिर उनको प्रैक्टिस करानी है, और फिर वो अखिल भारतीय स्तर भी हमने पदक जीते हैं
BSNL के लिए। ये एक मेरी इसलिए याद आई कि मुझे मौका मिला और बदौलत उसी के 2010 में मैं अखिल भारतीय स्तर पर हमारा एक पैनल बनता है जिसमें टेक्निकल डेलीगेट और रेफरीज के लिए, तो महामाई की कृपा से मुझे वहाँ भी इंटरव्यू हुआ और जो भी उसमें भी मैं पास हो गया। और 2020 तक, जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मेरे पास मैं वो उसका दायित्व भी निभाता रहा, निर्णायक का भी, और जो भी हमारी अखिल भारतीय स्तर पर एक टीम होती है टेक्निकल डेलीगेट्स की, तो उसमें भी भाग लेता रहा। तो ऐसा कुछ रहा मेरा जीवन। बहुत ही खूबसूरत। और ये तो बात थी आपकी निजी जिंदगी की, तो क्यों ना बात कर ली जाए करियाला की, हमारे लोक नाट्य की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि बचपन से शौक था, आप जाते थे देखने जो हमारे लोक नाट्य है, तो कहीं ना कहीं वहीं से ही आपको भी मन हुआ। तो किस तरह से रुझान कैसे हुआ? बचपन में हमारे, मैंने जैसा कहा, एक पार्टी हुआ करती थी और बहुत बुजुर्ग वृद्ध होते थे बेचारे, और वो उस करियाला को इसको करते रहते थे। तो हम छोटे छोटे होते तो हम देखते थे उसको जाके, तो हमें लगता था कि हास्य और हंसाते थे वो खूब, क्योंकि वो कॉमेडियन, बहुत अच्छे कॉमेडियन हुआ करते थे। लेकिन जब उसकी थोड़ा बड़ा हुआ मैं, तो क्योंकि मुझे एक खोज करने की बड़ी शुरू से ही एक ललक थी कि मैं उन बुजुर्गों से बहुत टच में रहता था, उनके साथ रहता, उनसे पूछता था कि आप हंसाते हैं हमारे को, इसमें कोई और भी कोई छुपा है इसमें? फिर उन्होंने एक बताया कि ये हमारा बेटा, ये लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है और ये हमारे देवताओं का एक जागरण है। हंसाते हम जरूर है, लेकिन ये देव परंपरा से जुड़ा हुआ एक लोक नाट्य है। जी, अगर इसकी शुरुआत की अगर सर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि लोक नाट्य से जुड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं, पर अगर इसके थोड़ा इतिहास के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो आप बता दें, क्योंकि गाँव में हमारे बड़े बुजुर्गों को तो शायद पता होगा, लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है इसके इतिहास से कहीं ना कहीं अवगत नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। लोक नाट्य जो रहा है, लोक नाट्य हमारी लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है जी। और आदि अनंत काल से जो ये लोक नाट्य है या लोक संस्कृति है चलती आई है। पहले मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे जी। और आदि अनंत काल में जैसा हमारे गुरुवर रहे, उनसे सीखने को मिला या उनसे जो शिक्षा हमें मिली, तो ये जो हमारा लोक नाट्य है, इसकी उत्पत्ति लोक जो विधा रही, लोग पहले जब मनोरंजन करते थे तो पशु पक्षियों के मुखौटे लगाकर लोगों का मनोरंजन करते थे, और आज वो परंपरा आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहा, वही एक नुक्कड़ और एक लोक नाट्य में परिवर्तित हो गई। और इसलिए ये जो लोक नाट्य है आज भी, जैसा आपने शुरू में कहा कि लोक गायन और नृत्य और लोक नाटक, ये तीनों का मिश्रण है, तो आज भी ये जो पशु पक्षियों का जो मुखौटे लगाकर नृत्य करना है वो आज भी विद्यमान है हिमाचल में। जिला किन्नौर, जिला सिरमौर, अभी भी वो नृत्य किया जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये उसी ने ये रूप लिया था लोक नाट्य का, क्योंकि पहले साधन नहीं हुआ करते थे लोगों के मनोरंजन के लिए। तो जब एक समूह होता था, एक कुछ पार्टी, मतलब पार्टी जैसे आज पार्टी हम बोलते, तो एक जन समूह होता था छोटा सा, तो जो इस तरह के कार्यक्रम करते रहते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे, नृत्य कर और नुक्कड़ कर के लोगों का मनोरंजन किया करते थे। तो इसलिए ये जो लोक नाट्य है हमारा, ये उस पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता आया। और आज ये जो देव परंपरा की जो बात आती है, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसमें देव परंपरा का जरूर जिक्र आता है। और जो विशेषकर ये जो लोक नाट्य करियाला है, क्योंकि मैं विशुद्ध रूप से करियाला के करता हूँ और करियाला के ऊपर ज़्यादा कहूँगा, जैसा आपने कहा कि लोक नाट्य करियाला की आपसे बात करेंगे, तो लोक नाट्य करियाला ये हमारे जिला शिमला
सोलन और सिरमौर, ये तीनों जिलों का एक लोक नाट्य है। वैसे हमारे हिमाचल में हर जिले के अलग अलग, जैसे हमारा लोअर बेल्ट है, मंडी है, आपका बिलासपुर है, कांगड़ा, ऊना, वहाँ पे अलग अलग नाटक, लोक नाटक हैं, लेकिन नाम अलग अलग हैं वहाँ पे। मंडी में बांठड़ा है, इधर को आ जाओ तो धाजा है, और उधर थोड़ा आगे निकलो तो भगत है। जी, जी, जी। तो इस तरह से ये अलग अलग जहाँ मतलब उस स्थान के अनुसार वहाँ का नाम रखा गया है। और इसी तरह यहाँ तीनों जिलों में इसका नाम है लोक नाट्य करयाला। और करयाला ये हमारा आज एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाटक है, और इस नाटक को हम बहुत ही मतलब देव परंपरा से मनाते आए हैं, और आज भी इसको हम कर रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जिला सोलन से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज या बुजुर्ग रहे, मेरे जो गुरुवर रहे स्वर्गीय श्री दौलतराम तनवार जी, जिनका नाम आपने भी सुना होगा, और वो लोक नाट्य करयाला के बहुत ही विदुर और बहुत विद्वान थे, जिन्हें नेशनल अकेडमी और हिमाचल सरकार की ओर से इस विधा में सम्मानित भी किया गया था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है वो आज भी हमें काम कर रहे हैं हम। और उन्होंने एक ऐसा, हर बच्चे को ट्रेन करते थे, क्योंकि बात ये भी आती है कि आज आगे की पीढ़ी में शायद कम इसको मतलब शौक़ है इस तरफ, लेकिन उन्होंने कोशिश करी है कि इस कार्यालय का जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत आगे तक जाए। तो वो बताते थे कि जो हमारी ये करयाला परंपरा है या लोक नाट्य है, ये सोलन से इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मूल स्थान, क्योंकि ये जो जागरण है, जो लोक नाट्य है करयाला, ये देवता विजेश्वर महाराज जी का जागरण है जी। और ये पूरी रात भर चलता है जी। और इसमें नाना प्रकार के स्वांग दिखाए जाते हैं। स्वांग क्योंकि आजकल भाग बोलते हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी ये पद्धति है और करयाला जो पद्धति है, इसमें स्वांग और स्वांग कई तरह के स्वांग दिखाए जाते हैं। और ये जो देवता विजेश्वर महाराज जी हैं, ये मूल स्थान इनका देवथल में है। जिला सोलन में एक स्थान है देवथल, तो वहाँ पे ये विराजमान है और बहुत भव्य एक मंदिर है इनका वहाँ पे। और जो बैलट है, ये सोलन वाला जो क्षेत्र है पूरी कसौली तक, ये पूरी उन सभी जो जिला सोलन के उस बेल्ट से परे को हैं, उनका ये अपने कुलिष्ठ महाराज हैं। और जब भी इनके ये कोई भी कार्यक्रम रहता है तो देवता महाराज जी को जरूर बुलाते हैं और इस कार्यालय का मंचन जरूर करवाते हैं। तो इसलिए ये हमारी देव परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ है। बहुत ही खूब। तो जैसे आपने बताया कि इसमें हास्य होता है और कहीं ना कहीं व्यंग्य किए जाते हैं, और जैसे मैंने भी अपनी दादी से सुन रखा है कि साधु का स्वांग होता है, तो करयाला में क्या साधु का ही स्वांग होता है, कुछ और भी? जैसे आपने बताया कि कई तरह के स्वांग होते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल मेघा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें कई तरह के स्वांग है, और ये जो करयाला है, छोटा सा मैं पीछे जाऊंगा। करयाला उस समय की देन है और ये स्वांग उस समय की देन है, जैसे मैंने कहा आदि अनंत काल से चला आया है। जब हमारे ऊपर शासन अंग्रेजों का था और राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनके आगे बोल नहीं सकते थे। और उनके कुछ मुखबिरे होते थे हमारे बीच से जो उनके काफ़ी नज़दीक होते थे, तो वो मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। ये जो करयाला और स्वांग जो आपने कहा, स्वांग का मतलब है कि हास्य व्यंग्य, और उस व्यंग्य के माध्यम से वहाँ तक वो बात पहुंचानी है। तो उन तक जो बात पहुंचाने का काम करते थे, वो जो हमारे मुखबिरे थे, वो वहाँ तक बात पहुंचाते थे। और जब कहीं पे प्रोग्राम चला हुआ है, कार्यक्रम चला है लोकनाट्य का, और वहाँ पे स्वांग चला हुआ है, और स्वांग ये जो साधुओं का स्वांग है, और पहले शुरुआत होती है चंद्रावली, माँ चंद्रावली का रूप, मैं आऊँगा इस बात पे, लेकिन स्वांग की बात कर लेते हैं। स्वांग उन तक जो बात पहुंचाने का माध्यम होता था, वो ये था कि उस स्वांग कई तरह के, मतलब उसमें साहब का स्वांग भी एक हुआ करता था।
साहब का स्वांग आप समझे होंगे, और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि हमारे जो पुराने लोग रहे हमने किया है, अब तो खैर पुराने लोग बेचारे बहुत कम हो गए हैं। तो साहब का स्वांग एक ऐसा स्वांग हुआ करता था कि उसमें एक अंग्रेज, एक अंग्रेजन, मतलब क्योंकि वो ये जो स्वांग है नकल है, और जो इसके किरदार या जो भी रहता है स्वांग, उसमें ये नकल उतारनी है, और वो नकल साहब और मेम साहब हमारे जो पात्र हैं वो निभाते हैं उस रोल को। और वो अपनी बात उसमें एक उसका खाना बनाने वाला कुक और चौकीदार, वो अपनी बात को हास्य व्यंग्य के माध्यम से कहेंगे कि वो साहब तक पहुंच जाएगी, मतलब साहब के वो जो अंग्रेज हैं उन तक वो बात वो मुखबिरे पहुंचाते थे कि ये जो बोल रहे हैं जी, क्योंकि उनको पता समझ आता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो बीच में रखा होता था उन्होंने, भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो वो समझाता था, उसको ट्रांसलेट करते थे वो कि ये जिसका मतलब, और फिर वो थोड़ा सा बोलता था कि जी इनका मतलब ये है कि ये चाहते हैं। जी जी जी। वो अपनी बात को उस व्यंग्य के माध्यम से वहाँ तक, तो इस तरह के स्वांग रहते थे। अब आते हैं जो आपने बात कही साधुओं के स्वांग की। वैसे कार्यालय का जो मंचन है या शुरुआत है, जब हमारी कोई भी पार्टी का एक असूल रहता है कि जब हम कहीं पे कार्यालय करने जाते हैं तो सर्वप्रथम जंग दिया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में तो ये फैसिलिटियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गाड़ियाँ हैं, कहीं कुछ है, पहले पैदल जाते थे हर गांव तक पहुंचना, और वहाँ पहुंचना है तो जब कहीं नज़दीक जैसे पहुंचेंगे तो वहाँ पे जंग बजाया जाता था। जो ढोली होता है हमारा, वो एक जंग ताल बजाता है, ताल है वो, जंग ताल बजाएगा। वहाँ से जंग ताल का मतलब है कि वो संकेत है, सूचक है कि पार्टी पहुँच रही है, क्योंकि लोग बहुत जनसमूह इकट्ठा होता था। आज के वक्त में बहुत कम हो गए, लेकिन पहले तो साधन ही ये था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठी होती थी। तो जब पार्टी कहीं पहुंचेगी नज़दीक जैसे, तो वहाँ संकेत बजाना उसने, तो उससे सूचक हो जाता था कि पार्टी पहुंच रही है। और जब हम पहुंच जाते हैं तो कार्यालय का जो शुरुआत है वहाँ खाड़ा होता है, क्योंकि स्टेज पे ये कार्यालय नहीं, अब तो चलो स्टेज पे भी लग गए हैं करने, क्योंकि अब ज़माने के साथ हमें भी चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन ये अखाड़े की चीज़ है, अखाड़े में किया जाता है। और जब कार्यालय का शुरुआत होती है तो कार्यालय के दो रूप हैं, एक अगर किसी ने मन्नत मानी है या देवता महाराज का कहीं पे कार्यालय है, और दूसरा जो इसका भाग है वो खुशी का कोई करा रहा है। तो फर्क है उसमें, खुशी और मन्नत या फर्क इसलिए कि मन्नत का जो कार्यालय होगा, जिसने कुछ इच्छा हुआ है मतलब मन में कि भाई मेरे ये मन्नत मेरी पूरी हो जाए तो मैं तेरा कार्यालय दूंगा, देवता विजयेश्वर महाराज। तो जो मन्नत का होगा उसके लिए ड्यूट पूजे जाते हैं, उसका पूजन होता है विधिवत, मुशाल जिसको बोलते हैं ड्यूट। ड्यूट का मतलब कि वो घड़े की एक वो उसमें पूजा की जाएगी, उसमें हवन किया जाएगा, और वो विशेष तौर पे उसमें हमारे साथ जब इस तरह का कोई कार्यक्रम हो तो देवता महाराज जी का गुर जिसको बोलते हैं देहुआ महाराज, वो होंगे, उसकी विधिवत वो पूजा करेंगे। और उनके साथ में जो मेन भाग मैंने कहा चंद्रावली रहती है, और चंद्रावली और साधुओं का स्वांग अगर ना हो तो कार्यालय संपन्न नहीं माना जाता। तो चंद्रावली का जो किरदार है वो भी साथ में होगा, जब देहुआ जी महाराज उसका पूजन करेंगे, और वहीं से चंद्रावली अपना एक अखाड़ा बांधती है, पूरी कार देती है और उस खाड़े का बंधन करती है, और उसी के बीच में वो कार्यक्रम किया जाता है पूरी रात भर। चंद्रावली के ऊपर मैं कहूँगा, चंद्रावली क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है या बच्चे हैं नहीं पता है, बुज़ुर्गों को पता है जिन्होंने कार्यालय देखे हैं या समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए कहूँगा कि चंद्रावली ये कोई आम शब्द नहीं है, ये महामाई का रूप है, और विशुद्ध रूप से ये महामाई है, और देवता विजयेश्वर महाराज के साथ रहती हैं, मतलब दासी हैं। इसीलिए सर्वप्रथम वही आती हैं और वही उस अखाड़े का बंधन करती हैं। तो ये महामाई का रूप है, इसको हम कोई वैसे बोलते हैं चंद्रावली की तरह नाच रहे हैं, लेकिन ये मैं
कहूँ कि ये कोई आम बात नहीं है, ये महामाई का रूप है। और चंद्रावली के साथ ही फिर जो आपने कहा कि साधुओं का स्वांग है, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और जो चंद्रावली है इसकी एक, जब हम क्रियाला शुरू करते हैं तो बंदिश है इसकी। और वैसे जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, ये क्रियाला ये रागों पे आधारित है, क्योंकि जो उत्पत्ति है वो लोक गायन, ये लोक संस्कृति से ही हुई है, जो क्लासिकल है आपका। तो मैं थोड़ा सा जो हमारी चंद्रावली है वहाँ से जो हम उस पर बंदिश रहती है हमारी, थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि इससे पता चलता है एक और बात कि एक सिर्फ लोक नाट्य नहीं है, पूरी रात भर चलता है, एक तरह से अनुष्ठान की भांति है। अनुष्ठान है, बिल्कुल तो ठीक बोला। ये इसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप प्लीज़ कुछ इससे जुड़ी हुई चीज़ सुना दीजिए। चंद्रावली जब शुरुआत करते हैं तो उसमें एक बंदिश बजाई जाती है। उसमें शहनाई, हारमोनियम, ढोल, करनाल, नगाड़ा, ये सारी चीज़ें रहती है। जय कांगड़ा काली धारा, मैया जी तेरा भवन बनाया। जय कांगड़ा काली धारा, मैया जी बैकुंठ बनाया। जय कांगड़ा काली धारा। बहुत इस तरह से इसका हम शुरुआत करते हैं चंद्रावली की, और वहीं से वो अपना नृत्य शुरू करती है। और इसी के साथ फिर जुड़ जाता है साधुओं का स्वांग। और साधु, जैसा आपने कहा कि वो साधु भी कई तरह के साधु होते हैं उसमें। कुछ असली साधु होते हैं, कुछ नकली साधु, जिनको हम, एक साधु हो गए, एक स्वादु हो गए। और स्वादु का जो मेरा मतलब है, स्वादु वो हास्य व्यंग्य करते हैं। और जो दो महात्मा हैं इसमें, एक गुरु गोरखनाथ जी और एक पूर्वनाथ जी, मेन जो करैक्टर हैं या मेन जो पात्र हैं वो रहते हैं इसमें, जो ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं। गुरुजी और पूर्वियाँ वो एक दूसरे को पूछते हैं। लेकिन साथ में जो स्वादु हैं वो हास्य व्यंग्य करते हैं, क्योंकि आपका जो क्रियाला है वो पूरी रात भर चलना है। अगर हम सीरियसली उसको करते रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने भी इसको बनाया या जिन्होंने भी इसको मंचन किया होगा शुरू में, बड़े सोच समझ के किया है कि लोगों को, मतलब लोग दुखी भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा ही गहराई की ओर जाते रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए एक मिश्रण ऐसा बनाया, ये आज से नहीं, ये शुरू से ऐसा ही चलता आया कि थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा उसमें हास्य व्यंग्य। तो क्रियाला जो एक ये संदेश भी और एक साथ में हास्य व्यंग्य भी है, क्योंकि जो स्वांग है, हर स्वांग में आपको हास्य व्यंग्य भी मिलेगा और उसमें एक संदेश भी होगा, जो संदेश पहुंचाना है हमने लोगों तक। और साधुओं में मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब प्रैक्टिकली मेरे साथ दूसरा नहीं, लेकिन मुझे ही साधु जो गुरु जी हैं उनसे, वो जो पूर्विया हैं, वो एक सवाल पूछता है कि महात्मा जी एक क्या होता है, क्योंकि ज्ञान ध्यान की बात होगी। जब महात्मा जी हैं तो उनसे ज्ञान ध्यान की बात होगी। और ज्ञान ध्यान में फिर वो जो महात्मा गुरु जी हैं वो तो बहुत सही और बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बेटा एक तो ओंकार होता है, लेकिन उतने को जो साथ में स्वादु है या जो दूसरे साधु हैं हास्य व्यंग्य करने वाले, वो उतने को खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं महाराज, इनको कोई पता नहीं है, मेरे को ये पता। भाई यार तेरे को पता है तो तू ही बता दे, क्या मतलब होता है इसका। वो बोलता है कि एक तो बाप होता है भाई। अच्छा। इस तरह के हास्य व्यंग्य। और फिर वो पूर्विया जी और पूछते हैं उनसे, गुरु जी से, कि गुरु जी दो क्या होते हैं। तो गुरु जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि बेटा सूरज और चांद होते हैं।
तो बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान की बात, क्योंकि महात्मा जी उनके मुखारबिंद से ज्ञान ध्यान की बात ही बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उतने को दूसरा शरारती एक और बीच में महात्मा है, क्योंकि लोगों को हंसाना भी है, तो वो बोलता है कि नहीं 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 महात्मा जी ऐसे नहीं है, दो अम्मा और बापू, हमारी भाषा में अम्मा और बापू बोलते हैं, माँ और बाप कहते हैं, वो दो हो गए कहते हैं। तो इस तरह से वो चलता रहता है। गोपाल जी, इससे मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, जैसे आपने इतनी खूबसूरती से बताया, क्या इसमें फिर स्क्रिप्ट होती है कोई? हाँ, या इंस्टेंटली वो किया जाता है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। करियाला का कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ना ये लिखा जाता। तो पूरी रात भर जो भी मेंशन किया जाता है वो इंस्टेंट होता है? बिल्कुल। ये जो करियाला है ये जगह के हिसाब से, जिस स्थान पे करियाला हो रहा है वहाँ पे जो बैठा है, जैसे मान लो हम मेघा जी के घर में चले गए, तो हमें जो वहाँ चीज़ दिखेगी, जो वहाँ लगेगा हमारे को कि ये, तो उसके ऊपर ही कोई बात फेंकनी है वहाँ से। और वो एक ऐसी कॉमेडी बना देंगे, हास्य बना देंगे उसको, क्योंकि नाटकों में तो स्क्रिप्ट लिखा होता है, रटा रटाया होता है कि वही बोलना है, क्योंकि मैंने भी नाटक किए हैं, तो हमें स्क्रिप्ट मिलता था तो हम उसको याद करके बस वो उतना की बोलना। लेकिन यहाँ पे तो दायरा ऐसा होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी आपको ऑन द स्पॉट, मतलब मौके पे जो लग गया वो तीर है। तो इस तरह की इसकी रही है कि आपने वहाँ उस एरिया में जाके क्या देखा और वहाँ की गप को मार दिया, तो इसलिए लोग अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बहुत ही खूब। एक और चीज़ है, ये तो इसकी खूबसूरती है, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। और बात की जाए इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल ही होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक जो समाज जो था वो आज तक जारी है, या हम इसमें समय के साथ बदलाव कर सकते हैं? क्या औरत इसमें, जो औरत का किरदार है अभी पुरुष ही निभाते हैं? जी, बहुत तो अच्छा। आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, मैं भूल गया था जी। जो चंद्रावली वहाँ आया था, ये जो लोक नाट्य करियाला है विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान लोक नाटक है जी। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती, क्योंकि ये देव परंपरा से जुड़ा हुआ लोक नाट्य है, और जो चंद्रावली भी है वो भी पुरुष ही उसका निर्वहन करता है जी। और बीच में जैसे गीत संगीत और नृत्य की जब डांसर की बात करें, क्योंकि इसमें डांसर भी होता है, क्योंकि पूरी रात भर चलाना है, लोगों को बिठाना है, तो कुछ तो रखना पड़ेगा अपने पास, तो उस किरदार को भी महिला नहीं पुरुष ही करता है, और पुरुष महिला बनकर नृत्य करता है और गीत गाता है। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बच्चों, आजकल बच्चे, हम भी करियाला करते हैं कई जगह, तो बहुत अच्छे हमारे पास डांसर हैं जो ये पहचान में नहीं आता कि ये लड़का है या लड़की है, तो बच्चे कई बारी बोलते हैं ये आंटी जी, लेकिन उनको ये पता नहीं, जब हम बाद में बताते हैं कि भाई ये लड़का ही है, ये कोई औरत या स्त्री नहीं है, तो ये प्योरली मतलब विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। तो गोपाल जी, जैसे हम देखते हैं कि जो चेंज है जी, प्रकृति का नियम है, बदलाव आता है, हम देखते हैं हमारे जो लोक नृत्य है, लोक संस्कृति है, कहीं ना कहीं समय के साथ उसमें बदलाव आया है। लोक नाट्य की अगर बात करें करियाला की, तो क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? लोक नाट्य में, क्योंकि आज का जो दौर है या समय बहुत चेंज हो रहा है, तो हमें तो उस जमाने की भी बात याद है कि हमारे जो गुरुवर हैं श्रीमान जी दौलत राम तनवार जी, वो ये बताते थे कि जब उन्होंने शुरू किया था, तो क्योंकि ये जो हर जगह पैसा लगता है, जब भी आप कोई काम करेंगे तो वहाँ पे तो आर्थिक तंगी बहुत होती थी पहले। बिल्कुल। तो मेकअप जो रहता है करियाले का, उसमें उस समय आर्थिक तंगी होती थी, तो जब संसाधन आपके पास नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो वो बताते थे कि शंख भस्म, क्योंकि वो जमाना उन्होंने देखा था, हम तो खैर बाद में उनके साथ जुड़े थे, तो वो शंख भस्म या आटा पाउडर का काम वैसे कर लिया, और जो दाढ़ी मूछ होती थी बाबाओं की, वो हमारे सेल बोलते हैं, आप जानते होंगे सेल। जी, जी, जी। तो वो सेलों की बनानी या ऊन,
वो खुद घर में करना सारा काम, बड़ी मेहनत करते थे पुराने कलाकार। आज तो जो बदलाव की बात है वो आपने कहा, जमाने के साथ हर चीज़ चेंज होती है। तो आज के वक्त में अब बाज़ार में सब कुछ मिलता है और संसाधन भी है, पैसे भी है अब आपके पास। और जब साई हो, साई भी अच्छी होती है अब, क्योंकि साई बोलते हैं जब कार्यालय की कहीं पे आप बुकिंग होगी तो उसको साई बोलते हैं। जी। तो आज तो संसाधन भी है आपके पास, तो अब तो बाज़ार में बहुत अच्छी दाढ़ियाँ मिलती है, मेकअप होता है और पाउडर बढ़िया मिलता है, लिपस्टिक, सब सारा कुछ मिलता है। तो ज़माने के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। तो इसलिए अब जो लोक नाटक है हमारा, उसमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हमने, क्योंकि अगर हम पुराने ही स्वांग करते रहेंगे तो थोड़ा सा अटपटा, या जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादातर मतलब आपका वेस्टर्न कल्चर उसको ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, तो उनका ध्यान वहाँ से परिवर्तित करने के लिए थोड़ा सा उनका मसाला भी रखना पड़ेगा हमारे को। मसाला मतलब कि कोई स्वांग ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि वो उसमें कर पाए उससे, हाँ, और वो रुचि, उनकी रुचि मतलब वो जागे उनमें भी हो, और बीच में संदेश उनको पहुंचाना कि हमारी देव परंपरा भी है। तो उनके जहन में ये चीज़ जाए कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हंसते भी है, खेलते भी हैं इसमें, और साथ में देवताओं का भी हमारा जिक्र होता है इसमें। तो कुछ हमने ऐसे स्वांग भी अब रखे हैं कि जैसे उसमें नेपाली का स्वांग जोड़ देते हैं हम, तो चाचा भतीजा का एक स्वांग जोड़ देते हैं उसमें, जो नए स्वांगों में, क्योंकि पुराने स्वांग हमारे रहे साधुओं का स्वांग, नंबरदार जी, या फिर आपका नट नटी का स्वांग रहा, या फिर आपका मेम साहब का स्वांग रहा। तो अब हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव शुरू किया है जमाने को देखते हुए। तो यानी समय के साथ नए स्वांग इसमें ऐड किए गए हैं। जी। गोपाल जी, ये बहुत खूबसूरत बात है कि समय के साथ थोड़ा बदलाव तो लाना ही चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात की जाए लोक नाट्य की, तो लुप्त होते जा रहे हैं। अगर हम भी अपने दादी से बात करें, अपने नाना नानी से बात करें, तो कहते हैं कि एक टाइम पे कहते हैं कि कार होती है कि करना ही करना है करियाना। आज के टाइम में वो कुछ चंद जगह ही है जहाँ पर ये होता है, और बहुत सी जगह पे लुप्त हो गया है। और अगर कर भी रहे हैं तो लोग पूरी पूरी रात भर बैठना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो आपके क्या विचार है इस बारे में? जैसा कि आपने ये बहुत अच्छा कहा कि लोग कुछ तो जो कार्यालय हैं हमारे, वो देव परंपरा से जुड़े हैं, और वो कारके वो होना ही होना है। चाहे जबरदस्ती बैठे हैं वहाँ पे, जिनको जागरण करना है वो उनको बैठना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये जो कार्यालय है, ये वैसे मन्नत का, जैसे मैंने कहा, मन्नत का हो तब भी आपको देना ही पड़ेगा जागरण। और ये मेले त्यौहार जो हमारे हैं उन पे होता है। और एक बात मैं और आपको छूट गई थी हमारे से, कार्यालय का जब शुरुआत होती है, ये वैसे जो इसका सीजन रहता है, एक माल पूर्णिमा जब आती है, माल पूर्णिमा से हमारा ये शुरुआत हो जाती है कार्यालयों की। और एक जब शुरू करते हैं तो माल पूर्णिमा को सारे मतलब जहाँ जहाँ भी देव स्थान है वहाँ पे कार्यालय होता ही होता है। और अब जो बैठने की बात है, कुछ समय हमारे को भी दिक्कत आई कि बहुत कम दर्शक देखने को मिलते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव किया और थोड़ा सा उसको मतलब आज के हिसाब से परोसना शुरू किया, तो लोगों में थोड़ा थोड़ा और अब हमें भीड़ भी मिलती है। बहुत खूब। मतलब ऐसा नहीं है कि अब, हाँ था, वक्त आया था बीच में कि बहुत कम के वही बैठते थे, जिनको बेचारों को, जिन्होंने हिस्सा माना हुआ है वो बैठेंगे, या कोई देव परंपरा से जुड़ा हुआ आदमी है वो मानेगा। लेकिन अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हो रहा है कि भाई लोग फिर से जागृत हो रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, हिसाब जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। और गीत संगीत भी थोड़ा सा अगर बीच में हमने उस तरह का भी रखना पड़ता है हमारे को कि भाई नर्तक या जो हमारी डांसर हैं वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव रहे थोड़ा सा। बहुत ही खूब। तो क्यों ना इसी बात पे एक और गीत हमारे दर्शकों की नजर। चलो एक छोटा सा जिला सोलन का हमारा एक गिद्धा, और ये भी मेरा अपना मतलब। अरे वाह, आपका अपना लिखा हुआ। तो क्योंकि गिद्धा ये पंजाबी शब्द है, हमारे सोलन में इसको पुढ़ुआ कहते हैं। अच्छा। इसको पुढ़ुआ नाम से हम जानते हैं। जी।
हो मुनशिया खत लिख दे, खत लिख दे अज मेरा हो मुनशिया खत लिख दे, खत लिख दे हो अज मेरा हो मुनशिया खत लिख दे, खत लिख दे हो अज मेरा। दो दो जनियां पानी जो जांदियां, दो दो जनियां पानी जो जांदियां, हो बाई पांदे मैजर तेरा हो मुनशिया, बाई पांदे मैजर तेरा हो मुनशिया खत लिख दे, खत लिख दे हो अज मेरा हो मुनशिया खत लिख दे, खत लिख दे हो अज मेरा। तो इस तरह का रहता है। पूरी पूरी रात जब निकालनी है तो कुछ इस तरह की चीज़ें रखनी पड़ेगी, कुछ नाटियाँ रखनी पड़ेगी, इस तरह से हमारा चलता है। जी बहुत खूब। गोपाल जी, बात की जाए हमारी संस्कृति की, परंपरा की, या किसी भी जगह की संस्कृति परंपरा की बात कर लो, वो जड़ें होती है हमारी, जो हमें हमारी ज़मीन से जोड़ी रखती है। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि सरकार भी बहुत से कदम उठा रही है कि लोक संस्कृति को और राज्यों के बीच भी वो मेल मिलाप बना रहे। तो क्या आपने करियाला जो है हमारे राज्य के बाहर भी परफॉर्म किया है, तो लोग किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं इस पर? हाँ, ये हमारी लोक संस्कृति का, जैसे मैंने कहा, मैं प्रचार और प्रसार के लिए मैं बिल्कुल अपने, कई बारी मैं घर पे भी नाराज़ होते हैं कि आप ज़्यादा समय इस और ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि मेरा जो अपना मतलब मानना है निजी कि अपनी हम इस संस्कृति को बचाना पहला काम हमारा वो है। अगर हमारी संस्कृति समृद्ध रहेगी तो हम सब, हमारा समाज भी ठीक रहेगा। इसी कड़ी में, क्योंकि बाहर के राज्यों में जाने का मौका इसलिए मिला कि मेरा कोरस्पॉन्डेंस चलता रहता था दिल्ली एकेडमी से, मैं करता रहता था, क्योंकि हमारे पुराने बेचारे बुजुर्ग थे तो वो थोड़े लिखने पढ़ने में तो नहीं, लेकिन करियाला में तो बहुत धुरंधर थे, वो बहुत मास्टर थे। तो उनको मेरा सहयोग रहता था कि मुझे भी वो था कि भाई मैं इनसे कुछ ग्रहण करूं, और थोड़ा उनके साथ जब मतलब हमने भी थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी शुरू करी तो मैं लिखता रहता था। और दिल्ली एकेडमी से एक हमें बुलावा आया और पूरे नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण था हमारा 30-35 दिन का। तो इस कार्यालय का मंचन हमने अपने हिमाचल में तो किया ही किया, लेकिन हमने बाहर के राज्यों में भी किया। और सरकार का जो आपने कहा कि सरकार का इस और, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम था। तो अगर सरकार इस तरह का थोड़ा कलाकारों को मतलब कुछ मौका देते रहें तो हमारी संस्कृति मतलब बची रहेगी और आदान प्रदान भी होता रहेगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी यहाँ पे आते हैं, अपनी संस्कृति का मंचन करके जाते हैं। तो इसी तरह हमने भी 30-35 दिन वहाँ लोगों के बीच में लगाए और बहुत ही अच्छा हमारा वहाँ पे रहा। और जैसा वो मैंने मौके की एक बात कही थी, मुझे एक याद आया। हमारा कार्यक्रम नीचे उस टाइम आसाम में गुवाहाटी में थे हम, और वहाँ पे हमारे 2 बड़े विदुर आदमी होते थे, और हमें आज भी मतलब एक मेरे जो गुरुवर रहे हमारे, हम सब के गुरु थे। आज जितनी भी ये पार्टियाँ मेरे ख्याल यहाँ हमारे चल रही हैं उनके ही पैदा करी हुई है। पैदा मतलब कि उन्हीं का बीज बोया हुआ है। तो हमारी जो मेरी एक संस्था जो हमने बनाई थी, स्वर संगम कला मंच प्रेस पार्टी शिमला, और प्रेस पार्टी जो नाम है वो इसलिए आता है कि वो जो हमारे गुरु थे वो गवर्नमेंट प्रेस में थे, और उस पार्टी में बहुत ही विदुर लोग थे। 2 इसलिए मैं जिक्र करूँगा कि हमारे गुरुजी दौलतराम जी तनवार जी, और साथ में गुरु जो बनते थे उनके साथ वो पूर्वियाँ थे, और गुरु जो बनते थे वो लच्छी राम जी होते थे हमारे। वो भी दोनों बेचारे स्वर्ग से धार गए। गुवाहाटी में हमारा कार्यक्रम चला हुआ था। मौके की जो बात मैंने कही थी, वहाँ पे हुआ क्या कि कार्यक्रम करते करते उन्होंने बेचारों ने दांत थे नकली लगाए हुए, क्योंकि दांत थे नहीं बेचारों को, बहुत वृद्ध थे लच्छी राम जी, उनके दांत गिर गए। जैसे डायलॉग बोलना था, बोलते बोलते उनके दांत गिर गए, और
मौके को अब कैसे संभालना था, तो गुरुजी ने संभाल लिया कि अरे वाह। इनकी कैसेट गिर गई है, जी, गुरुजी ये कैसेट आपकी गिर गई है, लगा लेता हूँ बहुत पहले। तो खूब। मतलब मैं इसलिए कहा कि वो मौके की जो नज़ाकत है उसको समझते थे और लोगों को कोई पता नहीं जी चला। बिल्कुल, बहुत ही खूब। गोपाल जी, समय हो चुका है कहीं ना कहीं जी, कार्यक्रम का, जी, तो जी। जाते जाते भी हम आपसे गीत जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, और करेला। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और छोड़े चलते हैं आपको गोपाल जी की खूबसूरत आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। करेला की एक जो नाटी करेला में गाई जाती जी। है, मैं हल्की सी गाऊंगा। जी। ऊपर बोलो ढाको दे रिड़ुआ तेरे, उंदे पड़ी तूनी रे नाले, नाले बोलो हेड़िया शुक्रू नेटा, उंदे पड़ी तूनी रे नाले, हो पार बोलो ढाको दा रिड़ुआ तेरे, उंदे पड़ी तूनी